15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करने से पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मुलाकात हो रही थी, फिलहाल वो खत्म हो चुकी है। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। पीएम और सीएम के बीच ये चर्चा हुई, आधे घंटे की मुलाकात हुई है। पीएम से मुलाकात के बाद अब नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तोमर की मुलाकात हो रही है। तो एक के बाद एक लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। अपनी एक सूची लेकर वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आधे घंटे की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ काजमी जुड़े हैं दिल्ली से। अशरफ, क्या है ताजा अपडेट फिलहाल, क्योंकि आधे घंटे की मुलाकात हुई है, कैसे देखा जाए इसे? और अब नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंच गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए प्रधानमंत्री आवास में करीब आधे घंटे तक शिवराज सिंह मौजूद रहे और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार पर काफी लंबी उनकी चर्चा हुई और उसके बाद वो निकले सीधे प्रधानमंत्री आवास से और कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर से उनके कार्यालय में मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मुलाकात हो रही है तो उसको यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ पेंच अटका हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और एक तरह से भाजपा के लिए संकट मोचक भी हैं नरेंद्र तोमर। तो उनके पास जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर जो सामंजस्य वाली स्थिति बनाने की बात है तो वो हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो स्वरूप दिया जाएगा और उसमें जो चेहरे होंगे, जो नाम होंगे, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार के सामने, शिवराज सिंह चौहान के सामने ये एक बड़ी दिक्कत है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभी समर्थकों को जगह देनी है जो उनके साथ सरकार बनाने में शामिल हुए। चुनौती बहुत ज्यादा है इनके सामने। और अशरफ, आप बता रहे थे कि जब 4 बजे मुलाकात होनी थी पीएम से सीएम की, तब आप कह रहे थे कि हो सकता है वो प्रेस ब्रीफिंग भी करें। तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे? देखिए, जैसे ही वो प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले थे तो उस बारे में उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने अंदर इशारों में बाइट के लिए साफ मना कर दिया, हाथ जोड़ लिए उन्होंने। तो इसका मतलब यही है कि अभी वो जो मीडिया से बात करने का जो था उनका, शायद वो अब कैंसिल हो गया है। पहले कयास यही थे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो बाइट देंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, क्योंकि अब जैसे वो कल से लगातार दूरी बनाए हुए थे, वो शायद दूरी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन अब पीएम से मुलाकात के बाद भी वही स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान ने दूर से मुस्कुराते हुए बाइट देने के लिए मना कर दिया। जी अशरफ, नरोत्तम मिश्रा का जो मामला है, क्योंकि उन्हें सीधे ग्वालियर से भोपाल आना था, सीधे वो दिल्ली पहुंच गए, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या वो केंद्रीय नेतृत्व के बुलाने पर गए हुए हैं या खुद से वो दिल्ली पहुंच गए? देखिए, ये तो कभी नहीं कमरुद्दीन कहा सकते कि वो केंद्रीय नेतृत्व ने उनको तलब किया है। अगर वो उनको तलब किया होता या उनके बुलाने पे आते तो कई पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते। लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो यही कि वो खुद यहाँ दिल्ली में आए हैं, क्योंकि उनको भी एक कद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। चीजें वो भी जानते कि अब जो हालात जैसे बन रहे हैं कि जिसमें सामंजस्य बिठाने वाली स्थिति है कि सिंधिया के समर्थकों को का पूरा प्रतिनिधित्व हो, वो अपने जो उनके समर्थक हैं उनको चाहते हैं कि कैबिनेट में उनको भी कहीं ना कहीं तरजीह दी जाए। तो वो ही इस काम के इसी सिलसिले में वो यहाँ दिल्ली में है और पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार होना है। तो उससे पहले वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो उनके समर्थक हैं कहीं ना कहीं उनको जगह। अशरफ, एक चीज और देखी जा रही है, जो मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो जेपी नड्डा से 3 बार मिल चुके हैं और अब नरेंद्र सिंह तोमर से दोबारा मिलने पहुंचे हैं। क्या एक बड़ी चुनौती है अभी भी, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल का जो इलाका है वहां पर 16 सीटें हैं उपचुनाव में? जी कमरुद्दीन, यही एक बड़ी दिक्कत है कि जो इनका फोकस एरिया है वो ग्वालियर चंबल का है। यहीं से 16 सीटें हैं जहां से उनको अपनी सरकार बचानी है। इस वजह से एक ये बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कैसे वो सामंजस्य बिठाए कि सभी जो समर्थक हो, वो सिंधिया समर्थक जो हैं उन सबको कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाए। दूसरा, ये जो पार्टी के पुराने कद्दावर नेता हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले और खासकर वो जो पूर्व कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान के साथ रहे हैं वो भी इस कैबिनेट में उनके साथ रहें। तो कहीं एक दूसरे के साथ कहीं ये ना लगे कि शिवराज सिंह चौहान
चौहान ने उनको ठग लिया है या उनको साथ धोखा दिया है। तो इस स्थिति से बचने के लिए वो कवायद की जा रही है। जेपी नड्डा से 3 बार वो 2 दिन में मिल चुके हैं। अमित शाह से उनकी दूसरी मुलाकात है और इसी तरह से आज नरेंद्र सिंह तोमर से ये इनकी दूसरी मुलाकात है। बिल्कुल देखना होगा, दिलचस्प होगा बिल्कुल अशरफ, देखना होगा कि जो मंथन हुआ है उसमें से क्या निकल कर आया है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि खबरें तो हैं कि 30 जून तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब कितनी सच्चाई है इस खबर में कल तक साफ हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली में मंथन हो चुका है, पीएम से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हो चुकी है और अब वो नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात हो रही है और ये दूसरी बार नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी मुलाकात हो रही है। चलिए अब दिखाते हैं आपको 15 शहर 15 रिपोर्टर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज भी पार्टी नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रहा। आज शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसी के बाद वो सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने चले गए उनके घर। करीब आधे घंटे मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की। जेपी नड्डा से दिल्ली दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान की ये तीसरी मुलाकात है। इसके बाद वो यहाँ 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तक हुई पूरी कवायद की जानकारी यहाँ पीएम को दे रहे हैं। लंबे समय से अटका शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार का गठन अब तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे के बाद अब विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चेहरों के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर है। खबर इस बात को लेकर है कि सिंधिया समर्थक 7 से 8 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा 15 से 17 बीजेपी विधायकों को भी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक पार्टी के आला नेताओं के फोन घनघनाने लगे हैं। विधायक लगातार पार्टी के नेताओं से संपर्क कर आखिरी समय तक अपनी जगह पक्की बनाने की कवायद में जुटे हैं। माना जा रहा है कि कल राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कल भोपाल आने का कार्यक्रम है। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के चलते ही सिंधिया कल भोपाल आ रहे हैं। हालांकि किस समय मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी ये अभी समय तय नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली से भोपाल लौटने के बाद ही समय और तारीख का ऐलान होगा, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 30 जून को कांग्रेस पार्टी मनाएगी काला दिवस। 30 जून को कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी काला दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। इसके तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता रोशनपुरा चौराहे पर काले झंडे दिखाकर मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी सरकार की विफलताओं को भी गिनाया जाए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 30 जून को काला दिवस मनाने की तैयारी कर ली है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि जारी है और आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि सबसे महंगा डीजल शहर में बिक रहा है 80 रुपए 2 पैसे जो है इसका दाम आज हो गया है। जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं हलाकान हैं। और आपको फिर जो मीटर है उसमें आपको आंकड़ा दिखा दूं, ये देखिए, ये है डीजल का दाम 80 रुपए 1 पैसे। आज तक कभी इतना महंगा नहीं बिका। और ये पेट्रोल का दाम है 88 रुपए 12 पैसे। बहरहाल पेट्रोल को तो हमने ज़्यादा 90 बार भी देखा है। तो बेशक कोरोना काल है, कोरोना संकट के बीच जहां आम लोग परेशान हैं और आर्थिक रूप से जहां चाह रहे हैं कि सरकार कुछ मदद करे, वहीं मदद तो है ही, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों ने जिस प्रकार से कमर तोड़ के रखी है तो आम जनता हलाकान है। राजधानी भोपाल में आज जहां 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, वहीं एमपी के रीवा के बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। राजधानी में आज 25 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हॉटस्पॉट जोन ऐशबाग से आज फिर नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ऐशबाग से आज 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ कैंपस बैंगरसिया के 2 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा अशोका गार्डन, इतवारा, बुधवारा, कोलार से भी अन्य मामले मिले हैं। वहीं सिरमौर विधानसभा से बीजेपी विधायक दिव्यराज राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दिन बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के पास बैठे थे। दिव्यराज सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा ने की है। फिलहाल दिव्यराज रीवा में अपने घर पे सेल्फ आइसोलेशन में है। रिपोर्ट आने के बाद रीवा किला का गेट बंद कर दिया गया है
और पूरे इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। अब तक प्रदेश में 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस के 1 विधायक हैं तो वहीं बीजेपी के 2 विधायक हैं। कांग्रेस के कुणाल चौधरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तो वहीं बीजेपी के सकलेचा समेत दिव्यराज सिंह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से सभी शासकीय कार्यालय 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। ये इंदौर का कलेक्टर कार्यालय है, जहां पर आप देख सकते हैं कलेक्टर समेत सभी अधिकारी सुबह 10:30 बजे ही ऑफिस पहुंच गए हैं और अपना कामकाज उन्होंने शुरू कर दिया है। सभी विभागों के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, खासतौर से मास्क लगाकर, सैनिटाइजर की व्यवस्था करके, साथ ही कैप लगाकर अधिकारी कर्मचारी इस कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। हालांकि 1 महीने पहले भी 50% कर्मचारियों के साथ एक कार्यालय शुरू किए गए थे, लेकिन आर्थिक राजधानी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही थी और यही कारण था कि अब 100% कर्मचारियों के साथ इन कार्यालयों में काम होंगे, जिससे राजस्व भी बढ़ेगा। इसके साथ ही दूसरे विभागों में जो कामकाज हैं लोगों के, वो भी हो सकेंगे और आर्थिक राजधानी एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकेगी। बैतूल जिले में रेत के बढ़े हुए दामों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता ठेलों में रेत भरकर रैली निकालकर शहर में निकले। उन्होंने न सिर्फ लोगों को 100 रुपए किलो के हिसाब से रेत बेची, वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर भी जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकार में रेत का जो ठेका हुआ, उसमें बैतूल जिले में एक ही ठेकेदार ने पूरे जिले का ठेका ले लिया और अब वो मनमाने तरीके से रेत की बिक्री कर रहा है। जिस रेत की रॉयल्टी 125 रुपये काटी जा रही है, उसे लोगों तक 1200 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से सप्लाई किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि रेत के बढ़े हुए दामों की वजह से न केवल आम व्यक्ति का घर बनाने का सपना अधूरा रह जा रहा है, वहीं शासकीय निर्माण कार्य भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और अगर जल्द से जल्द सरकार ने रेत की कीमतों को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो वो आगे और भी जंगी प्रदर्शन कर सकते हैं। ग्वालियर में एक परिवार की छोटी सी लापरवाही के चलते 2 बच्चों की जान चली गई। आज ग्वालियर के गिजोर्रा थाना इलाके में एक परिवार के साथ 2 बच्चे नहाने गए थे, जहां परिवार की नज़र ओझल हुई तो दोनों बच्चे पानी में डूब गए। ग्वालियर के सिलेटा गांव में शादी समारोह की खुशियां आज मातम में बदल गई। दरअसल शादी में ग्वालियर के किला गेट इलाके का रहने वाला 12 साल का अमन और काजल माझी आए थे। दोनों बच्चे अपने परिवारों के साथ आज सुबह नहाने के लिए नदी पर पहुंचे। जब परिवार वाले कपड़े धोने में व्यस्त थे, उसी दौरान ये दोनों बच्चे पानी में उतर गए। गहराई में जाने के चलते अमन का पैर फिसला और वो पानी में डूबने लगा। अमन को पानी में डूबते देख काजल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन काजल भी पानी में डूबने लगी। जब महिलाओं ने आसपास शोर मचाया, तब तक दोनों बच्चे पानी में समा चुके थे। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब पुलिस को खबर दी गई। गिजोर्रा पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों के शवों को निकालकर पीएम के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पीएम के लिए ग्वालियर भेजा है और अब मामले की जांच की जा रही है। साथ ही इस घटना से एक बार फिर लोगों के लिए ये सबक की बात है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। मंडला जिले में खूनी खेल का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जिला पंचायत कार्यालय के अंदर दिन दहाड़े एक युवक ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवती की गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी युवक छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। ये वारदात करीब 11 बजे के आसपास की है, जब जिला पंचायत कार्यालय खुला हुआ था। उसी दौरान युवती फोटोकॉपी का काम कर रही थी। छिंदवाड़ा से मंडला जिला पहुंचा युवक जिला पंचायत कार्यालय में पहुंचता है और युवती को देख उस पर कई हमले धारदार हथियार से कर देता है। इस दौरान युवती अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे भागती है, लेकिन युवक सनक होकर युवती पर कई वार करे चला आता है। युवती को गंभीर हालत में देख सनक युवक वहां से मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस जिला पंचायत कार्यालय से काफी दूर में युवक को गिरफ्तार करती है। इस दौरान जिला पंचायत कर्मचारियों का भी अमानवीय चेहरा सामने देखने को मिलता है, क्योंकि युवक सनक होकर युवती पर कई बार करे चला आता है, लेकिन वहां पर मौजूद कर्मचारी कोई भी युवती को बचाने की कोशिश नहीं करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं।
पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में सड़क पर उतरी है और राजधानी रायपुर में कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज बुरा तालाब धरना स्थल पर बैठे थे। उन्होंने एक दिन का धरना दिया, लेकिन वही अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो ट्रांसपोर्टर्स संघ जो है उसने एक अनोखा प्रदर्शन किया और एक पूरी ट्रक जो है वो हाथ से खींच रहे हैं। कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय इस पूरी ट्रक को खींच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से विश्व बाजार में कच्चे तेल का दाम कम हुआ है, उसी प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम भी होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार चुनाव के पहले दूसरी बातें करती है और चुनाव आने के बाद अपने वादे भूल जाती है। जब विश्व बाजार में कच्चा तेल का दाम बढ़ा था, तब रेट बढ़ता था तो ये लोग सड़क में और सदन में आंदोलन करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह जी, ये लोग कहाँ हैं? जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो सब चीज महंगी होगी, आम आदमी के जेब में सीधा डाका पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ही बढ़ गए हैं, आम जनता बहुत त्रस्त है। हम लोग गाड़ी वाले ट्रांसपोर्टर इतने त्रस्त हो गए कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास बच्चों के लिए फीस पटाने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। मोदी सरकार को जगना चाहिए, कुंभकर्ण वाली नींद सो गई है मोदी सरकार, उसको उठना चाहिए। यही वजह है कि आपको लगता है कि आने वाले समय में नहीं है तो खींचना ही पड़ेगा, पैसा नहीं है तो क्या करेगा। चलो, तो आप देख सकते हैं कि भारी भरकम ट्रक उसे कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय और ट्रांसपोर्टर्स जो है वो खींच करके लेकर गए और लगातार वो उनका कहना है कि शहर की गली गली में वो उसको लेकर ऐसा पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर नए नए तरीके निकाल रही है और उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जब तक कम नहीं हो जाते, इसी तरह के प्रदर्शन के जरिए वो बताएंगे कि अलग अलग जो वर्ग है उनकी तकलीफें क्या है दाम बढ़ने से। राज्य सरकार के एक आदेश के बाद पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी की गई है। प्रदेश के 13 आईपीएस और 2 राज्य पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। दुर्ग एसपी के लगातार अच्छे काम की वजह से उन्हें रायपुर का एसपी बनाया गया है। वहीं कोंडागांव के एसपी की लगातार शिकायत पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है। ईओडब्ल्यू को लंबे समय बाद एक पूर्णकालिक अधिकारी मिला है। अब ईओडब्ल्यू का जो अधिकारी के रूप में शेख आरिफ जो है वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस तरह से 13 जो है पुलिस अधिकारियों का, आला पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। प्रशासनिक कसावट लाने जिस तरह से 13 जो है आईपीएस अधिकारी और 2 राज्य पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अब देखना यह होगा किस तरह से पुलिस विभाग में कसावट आती है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही लोगों के जो वायदे किए थे उसमें बिजली बिल भी काफ़ी अहम था, जिसमें सरकार ने कहा था कि जैसे ही वो सत्ता में आएगी उसके बाद बिजली का बिल हाफ कर दिया जाएगा। सरकार की योजना अमल में भी आ गई, लेकिन अब सरकार के लिए ये योजना काफ़ी मुसीबत वाली बन रही है। दरअसल बस्तर संभाग के 7 जिलों में जो बिजली का बिल बकाया है, हालांकि ये हाफ बिल है, लेकिन उसके बाद भी जो उपभोक्ता हैं वो अब तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों में लगभग 67 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजली बिल जो है वो बकाया है। वहीं अगर जगदलपुर के 2 जोन की बात करें, धर्मपुरा और शहर जोन की, तो यहाँ पर लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा का बिल बकाया है। और ऐसे में अब बिजली विभाग को जो है बिल वसूलने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। हालांकि इसलिए बिजली विभाग लगातार जो है वो मोबाइल के ज़रिए उपभोक्ताओं को संदेश भी भेज रहा है कि वो शीघ्र ही बिजली के बिल का भुगतान करें, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में जो एक बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक बिजली विभाग की, उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसमें संभाग के 7 जिलों में लगभग 67 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजली बिल बकाया है, तो वहीं शहर के 2 जोन में 4 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजली बिल बकाया है। ऐसे में बिजली बिल की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी देने वाली है। अब विभाग जो है वो सख्त कार्यवाही करने का मन बना रहा है और आने वाले 1 हफ्ते के दौरान ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल अभी तक जमा नहीं हुआ है उनका बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी होगी। हालांकि ये तैयारी 2 महीने पहले भी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते और कोविड-19 के चलते बिजली विभाग ने इसे टाल दिया था। अब चूँकि दिनचर्या सामान्य हो रही है और काफ़ी लंबा चौड़ा बिल जो है वो बिजली विभाग को वसूलना है, क्योंकि बिजली विभाग की और भी जो गतिविधियाँ इन बिलों के भुगतान होने के माध्यम से चलती हैं उस पर भी ग्रहण लगा हुआ है। यही भी जो है कि बिजली विभाग ने अब सख्ती करने का मन बना लिया है और आने वाले 1 हफ्तों के दौरान जो भी उपभोक्ता जिन्होंने कि बिजली का बिल अब तक भुगतान नहीं किया है उनके बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी शुरू करेगा। और उसके लिए एक प्लान ये भी तैयार किया जा रहा है कि अगर दोबारा बिजली का कनेक्शन दिया जाता है तो उसके लिए पेनाल्टी भी ली जाएगी और कुछ अमानत राशि भी जमा की जाएगी। यानी माना ये जा सकता है कि भले ही सरकार ने इस योजना को लोगों के लिए क्रियान्वित किया और हाफ बिल
के ज़रिए बिजली का बिल जो है वो लोगों के तक पहुंचाने की एक अच्छी सुगम योजना थी, लेकिन अब यही योजना जो है वो बिजली विभाग और साथ ही सरकार के लिए मुसीबत वाली बन रही है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि से आप शहरी पथ विक्रेताओं को मिलेगा 10,000 का ऋण। कोरोना काल में हुआ नुकसान की भरपाई के लिए पीएम ने शुरू किया पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। जी हां, नगर पालिका परिषद के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत न्यूनतम दस्तावेज में बैंक व माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा 10,000 रुपये का वार्षिक ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में कोई पूंजीगत अनुदान नहीं है। पूर्ण भुगतान करने वाले हितग्राहियों को भविष्य में बढ़ाकर ऋण की राशि प्रदान की जाएगी। निश्चित रूप से कोरोना काल में पीएम के द्वारा प्रदान की गई स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत पथ विक्रेताओं को काफी फायदेमंद होगा। सूरजपुर जिले के क्वारंटीन सेंटरों से मजदूरों के भागने का दौर और उसके बाद कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल सूरजपुर जिले के बंजा गांव स्थित क्वारंटीन सेंटर में पिछले एक सप्ताह में 3 बच्चे और एक महिला समेत 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद शुक्रवार की रात 7 मजदूर खिड़की तोड़कर भाग निकले। जहां मजदूरों के भागने के बाद हरकत में आया प्रशासन शनिवार दिन भर मजदूरों की तलाश में जुटी रही। आखिरकार ओरगी के एक होटल से 5 मजदूरों को बरामद कर लिया गया है। वहीं 2 मजदूरों की तलाश अब भी जारी है। ऐसे में फिर प्रशासन की गाज चंद निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही गिरी, जिनमें सेंटर में तैनात एक चिकित्सक का तबादला कर 1 वेतन वृद्धि रोक दिया गया, तो वहीं 1 पटवारी और 2 पंचायत सचिवों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि जिले की क्वारंटीन सेंटरों में अव्यवस्था का आलम, मजदूरों का आक्रोश और उनके विरोध की तस्वीरें आए दिन सामने दिखाई दे रही है। बावजूद प्रशासन सेंटरों को व्यवस्थित रखने के दावे हमेशा से करते आ रहे हैं। बहरहाल क्वारंटीन सेंटरों को पूरी तरह से व्यवस्थित और मजदूरों को बेहतर सुविधा दिलाने के प्रशासनिक दावे की पोल आए दिन भागते मजदूर खोलते नजर आ रहे हैं। मुंगेली जिले की सड़कों पर यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो ज़रा संभल कर, क्योंकि यहाँ की सड़कों की हालत काफ़ी बदतर है और यह तय कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं कि गड्ढों पर सड़क। बात ग्रामीण सड़कों की ही नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़कों की बात तो अलग, बल्कि नेशनल हाईवे की सड़कें भी काफ़ी बदतर हो चुकी है। मुंगेली बिलासपुर मार्ग, मुंगेली पंडरिया मार्ग या मुंगेली लोरमी मार्ग, सभी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और इन सड़कों पर सफ़र करना काफ़ी जानलेवा साबित हो रहा है। आए दिन घंटों इन सड़कों पर जाम लगा रहता है। मामूली बारिश से वाहन फंस जाते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घंटों इन सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। वहीं मुंगेली और पथरिया मार्ग, जहां बीते हफ्ते में 4 लोगों की मौत हुई है और 4 बाइक सवार की मौत हुई है, उसके बावजूद भी प्रशासन या जिम्मेदार अधिकारी इन सड़कों के मरम्मत के लिए, इन सड़कों को सुधारने के लिए किसी तरह की पहल नहीं कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि लोगों को भी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अब बात पेट्रोल डीजल की करते हैं। कोरोना दौर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण विपक्ष रोजाना केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। ऐसे में आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर पलटवार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपये टैक्स भी लगाई है। कोई तिजोरी नहीं भरा। मोदी जी की योजनाओं में भरना नहीं होता है, बांटना होती है। मोदी जी गरीबों की बैंक अकाउंट में डीबीटी कराते हैं। आप आपकी दामाद की बैंक अकाउंट में डीबीटी कराते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पे आप डीबीटी कराते हैं। आपको मौका मिला था इस देश। और सागर से एक दुखद खबर, जहां पर गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ओवर ब्रिज निर्माण के लिए यह गड्ढा खोदा गया था। इसी गड्ढे में बच्चे डूबे हैं, इसमें पानी भी था।
बीना की सब्जी मंडी के पास ये ओवर ब्रिज बन रहा है। घटना स्थल पर फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है। तो एक दुखद खबर सागर से, जहां पर गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रचित दुबे जुड़े हैं। रचित, 3 बच्चों की मौत हुई है, कैसे हुआ यह हादसा जानना चाहूंगा और क्या कर रही है पुलिस? ये बीना की सब्जी मंडी के पास ओवरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें लगातार ओवरब्रिज के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, लेकिन सभी ओवरब्रिज के खड़े कर दिए गए थे। एक ओवरब्रिज जो साथ के कारण अभी उसका काम चल रहा था और उसमें पानी भरा हुआ था। अभी ये पता नहीं लग पाया कि बच्चे उसके पास खेलने गए थे या कुछ कारण बस ये कैसे उसमें गिरे और इन तीनों बच्चों की मौत हुई। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। इन बच्चों को अभी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो बच्चों के शवों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रचित आपका जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि जब ओवर ब्रिज बन रहा था, कायदे से जब निर्माण कार्य ठप था, तो उसको वहां पर बाउंड्री एक लगानी चाहिए थी। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।